दोस्तों 1970 के दशक का वाकया होता है जब एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल होता है गांव में बड़े आराम से रहा करता। उसके 3 बेटे होते हैं, एक का नाम रघु, मोहन और सोहन। अब यहाँ पर ये बूढ़े हो चले होते हैं तो वो सोचने लग जाते हैं क्यों ना अब अपनी जो ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसका बंटवारा किया जाए। जो बिजनेस है उसे भी यहाँ पर किसी एक ऐसे लड़के को दिया जाए जो आगे भी उसका नाम चलाता रहे और अच्छे से इस बिजनेस को संभाले। इस सब के लिए वो अपने मुनीम को अपने पास बुलाता है और मुनीम से कहने लगता है कि मुनीम जाओ मेरे 3 बेटों को बुला कर लाओ। दोस्तों मुनीम भी उसे पूछने लगते हैं कि आज हुआ क्या है। तो रामलाल यहाँ पर कहने लगते हैं कि हुआ कुछ नहीं है, बस मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने इन 3 बेटों के नाम करना चाहता हूँ। दोस्तों 3 बेटों को घर के पिछवाड़े जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर बुला लिया जाता है और वहाँ पर जो रामलाल है उनसे बातचीत करने लगते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप सभी को बराबर का हिस्सा देना है। जो घर है उसमें भी बराबर का हिस्सा देना है, जो खेतों की ज़मीन है उसमें भी बराबर का हिस्सा देना है। लेकिन जो मेरा बिजनेस है उसे मैं सिर्फ एक को दूंगा और उस व्यक्ति को दूंगा जो मेरी शर्त में सक्षम दिखाई देगा मुझे। दोस्तों यहाँ पर अब वो 3 बेटे कहने लगते हैं कि पिताजी अभी तो ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा बंटवारा किया जाए, हमारा अच्छे से काम तो चल रहा है। पिताजी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मेरे मरने के बाद पता नहीं आप लोग कैसा बंटवारा करेंगे, कहीं आपके बीच में झगड़ा ना हो तफरे, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों का बंटवारा कर देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर पिताजी उनसे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें 10-10 रुपये देता हूँ और पीछे जो ये कमरा हमारा घर बना हुआ है इस घर को इस 10 रुपये में कोई ऐसा सामान खरीद कर लाओ जो इसे पूरा का पूरा भर दे। दोस्तों यहाँ पर बेटे सोचने लग जाते हैं कि यार 10 रुपये में क्या ही सामान ऐसा आएगा जिससे कि पूरा घर भर जाए। अब यहाँ पर तीनों के तीनों बेटों को 10-10 रुपये दे दिए जाते हैं और तीनों बेटे बाजार की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो सबसे बड़े वाला बेटा होता है रघु, वो बाजार में घूम रहा होता है, वो कई दुकानों पर जाता है, उसे कोई ऐसा सामान दिखा ही नहीं दे रहा। फिर एक रुई की दुकान पर जाता है और उस दुकानदार से कहने लगता है कि भैया किस भाव में रुई दी है। तो वो कहते हैं कि 1 रुपये की 2 किलो रुई दी है। वो कहता है कि यार आप कोई नए आए हो क्या, आप तो बड़ा महंगा लगा रहे हो, सही रेट की बात करो। तो इस रुई का रेट कम करते हुए 1 रुपये की 2.5 किलो देने का वो दुकानदार वादा करता है। वो व्यक्ति जो यहाँ पर होता है रघु, वो उससे कहने लगता है कि ठीक है आप मुझे 10 रुपये की रुई दे दीजिए। कितनी रुई यहाँ पर आएगी? तो यहाँ दुकानदार उससे कहने लगता है कि 25 किलो रुई आएगी। तो ये लड़का उससे कहने लगता है कि आप ऐसा करिए कि इसे मेरे घर पर भिजवा दीजिए, पास में ही मेरा घर है। तो यहाँ पर दुकानदार उससे कहता है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे घर इसे भिजवा दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर वो वहाँ से चलने लगता है। जैसे ही घर पर पहुँचता है तो घर पर सोहन पिताजी की बगल में पहले ही खड़ा होता है। सोहन अब यहाँ पर रघु की तरफ देखने लगता है, पिताजी की तरफ देखने लगता है। पिताजी यहाँ रघु से कहने लगते हैं कि बेटा तुम कुछ लाए नहीं। तो पिताजी से रघु कहने लगता है कि पिताजी आती होगी। अब एक जो रेहड़ा होता है उसमें रुई भरी हुई थी, अब उस रुई को वो उस घर के अंदर जमाने लगता है, लेकिन एक ही कोना उस रुई से भर पाता है। इधर जो दूसरा लड़का होता है सोहन, वो यहाँ पर कुछ हरी घास लेकर आया था, उससे भी एक ही कोना भरता है कि पूरा का पूरा मकान अब खाली होता है। लेकिन जो रघु की रुई होती है वो सोहन की उस घास से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर रघु से पिताजी पूछने लगते हैं कि तुम ये रुई क्यों लेकर आए हो, इससे तो ये मकान भरा ही नहीं, हमारी शर्त तो पूरी हुई नहीं। तो रघु हंसने लगता है, कहने लगता है कि पिताजी आपने एक बात का अंदाज़ा लगाया कि रुई सबसे ज़्यादा इस एरिया को घेर रही है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मेरा सामान होगा, मैं ही विनर होऊंगा। दूसरा यहाँ पर जो सोहन होता है उससे जब पूछा जाता है कि तुम घास क्यों लेकर आए, तो सोहन कहता है कि मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे कुछ मज़दूर दिखाई दिए और मुझे घास से सस्ता कुछ सामान लगा ही नहीं कि मज़दूरी देकर घास ही ले चलता हूँ, इसलिए मैं घास के पोटरी बंधवा कर घास को ले आया। इधर जो रघु होता है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा था
बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था। तीसरा जो भाई होता है मोहन, वो अभी तक आया ही नहीं था। पिताजी यहाँ पर चिंता करने लगते हैं कि यार मोहन अभी तक नहीं आया, और रघु मन ही मन खुश था कि पूरा व्यापार तुझे मिलेगा क्योंकि जीतेगा तू ही। पिताजी रघु को समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा इतना उतावला होना ठीक नहीं है। ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन इतना भी उतावला होना ठीक नहीं है। तुझे लग रहा है कि तू ही विनर होगा, अभी तेरा तीसरा भाई मोहन तो आया नहीं, वो आ जाएगा, उसका सामान भी देख ले, उसके बाद ही तू अपने आप को विनर घोषित कर लेना। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होता है, और थोड़ी देर बाद जो मोहन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। मोहन के हाथ बिल्कुल खाली दिखाई देते हैं, तो पिताजी पूछने लगते हैं कि बेटा 10 रुपये मैंने तुम्हें भी दिए थे, तुम कोई सामान नहीं लाए क्या? तुम्हें बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है? तुम्हें बिजनेस चाहिए नहीं क्या? तो यहाँ पर मोहन अपने पिताजी के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि पिताजी देखो, ये तो आप ही यहाँ पर निश्चय करोगे कि किसको बिजनेस देना है, किसको नहीं देना है। बाकी मुझे रास्ते में एक भूखा व्यक्ति मिला और एक बूढ़ी ठंड से ठठुरती हुई मिली। मैंने वहाँ पर पहले भूखे व्यक्ति को 4 रुपये में खाना खिला दिया और बचे हुए 5 रुपये ठंड से ठठुरती हुई उस बुढ़िया को दे दिए। अब यहाँ पर पिताजी कहने लगते हैं कि फिर तुम लेकर क्या आए हो, किस तरह से इस मकान को पूरे को भरोगे? फिर वो कहता है कि पिताजी मैं 50 पैसे की मोमबत्ती लेकर आया हूँ और 50 पैसे की माचिस लेकर आया हूँ। दोस्तों, पिताजी उसकी तरफ देखने लगते हैं और उस कमरे के अंदर जाकर वो लड़का मोमबत्ती जलाता है। मोमबत्ती जलते ही वो पूरा घर प्रकाश से भर जाता है। अब पिताजी एकदम से कह उठते हैं कि शाबाश बेटे मोहन, तूने इस घर को 1 ही रुपये में भर दिया और तूने मेरी दी हुई शिक्षा को भी टूटने नहीं दिया। तुम्हें रास्ते में एक भूखा व्यक्ति मिला, उसे तुमने खाना खिलाया और बूढ़ी औरत को तुमने कम्बल देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे इस बिजनेस का सच्चा हकदार तू ही है। दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों भाई अपनी गर्दन नीचे की तरफ करने लगते हैं और यहाँ पर उस मोहन को देखकर वो भी खुश होने लगते हैं, क्योंकि कामकाज तो उनको भी इनके साथ ही करना था, लेकिन मालिकाना हक मोहन का इस बिजनेस पर होना था और आज मालिकाना हक मोहन का हो जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि बिजनेसमैन व्यक्ति के साथ साथ हमें ऐसा भी होना चाहिए कि जो दूसरे लोगों की भलाई कर सके। अगर कोई राजा किसी प्रजा की भलाई ना करता हो, खाली पैसा ही कमाता हो, इधर उधर रास्ते बनाता हो या कुछ और काम गांव में कराता हो, लेकिन वो किसी गरीब की मदद ना करता हो, तो वो राजा भी बेकार होता है। अगर कोई राजा या कोई सरपंच किसी गांव के अंदर है और उस गांव के हर एक व्यक्ति की मदद करता है, उसके बाद वहाँ पर वो अपना पैसा लगाता है, पैसा लगाकर उस गांव को रोशन करता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए यहाँ पर आज मोहन को बेस्ट समझा जाता है, क्योंकि उसने भूखे व्यक्ति की भी मदद की और बूढ़ी औरत जो ठंड से ठठुर रही थी उसे भी कंबल दिया और 1 रुपये में वो कमरा पूरा का पूरा भर दिया। ने यही कहा था कि मुझे 10 रुपये में ये कमरा फुल भरा हुआ दिखाई देना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,